हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपना लेसन चल रहा था। डैनियल सेल की हमने अभी तक बात कर ली थी। आपने सेल का चित्र बना लिया था, सेल के बारे में आपने बता दिया। आपने एक रिएक्शन बताई थी, वो रिएक्शन क्या थी कि जिंक की रॉड को जब आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोया तो आपको क्या मिलेगा, कॉपर ZnSO4 मिलेगा, मतलब जिंक टूट जाएगा और कॉपर इकट्ठा होता जाएगा रॉड के ऊपर। आपने ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ये सारी चीज बता दी आपने, ठीक है। अब आपको दो डेफिनेशंस पढ़नी है। एक तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। नोट्स के अंदर हालांकि ये सारी चीज लिखी हुई मिलेगी। और एक पढ़ना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आप इसको बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये दो चीज आपको पढ़नी है। तो देखो होता क्या है कि आपने ना इस बर्तन के अंदर सॉल्यूशन लिया और एक मेटल डुबोई, ठीक है ना। तो इसमें तीन तरह की रिएक्शंस हो सकती है। पहला रिएक्शन तो ये हो सकती है कि ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पे मेटल आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक रिएक्शन ये हो सकती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे मेटल आयन क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और एक रिएक्शन ये हो सकती है कि ये कोई रिएक्ट करे ही ना, सॉल्यूशन के अंदर कोई भी रिएक्ट ना करे, न्यूट्रल पड़ा रहे। तो तीन रिएक्शन हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। कैसे बोलेंगे इसको कि ना, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा उसको आप बोलोगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात यह आ रही है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके अंदर एक वोल्टेज आएगा, एक विभवांतर आएगा, एक टाइप का करंट आएगा। उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हो। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव सिर्फ इतना ही होता है कि अगर आपने इसकी सांद्रता कांस्टेंट ले ली, 1 मोल पर लीटर, 1 मोलैरिटी ले ली, इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लिया 1 मोल, और इसके टेम्परेचर को आपने ले लिया 298 केल्विन। तो 298 केल्विन टेम्परेचर और फिक्स कंसंट्रेशन पे जो भी पोटेंशियल आएगा, इसका जो भी वोल्टेज आएगा, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई एनोड। दूसरी बात आपको ये और बता देता हूं कि जो आपने डैनियल सेल बनाया था उसके लिए एक वर्ड याद करो, लॉन। लॉन का मतलब क्या होता है, एल का मतलब है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड, इधर वाला जिंक के डब्बे की बात कर रहा हूं। ओ ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट वाली साइड क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ए का मतलब एनोड, लेफ्ट वाला जिंक हमेशा क्या होगा, एनोड होगा। और एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन, मतलब जो आपने डायग्राम बनाया है जिंक और कॉपर वाला, उस जिंक की रॉड के पास में माइनस लिखोगे और कॉपर के पास में प्लस लिखोगे। जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम एनोड बोलेंगे, यहाँ पर एनोड बोलेंगे, ध्यान रखना डैनियल सेल में। तो ये लोन वर्ड से आप इसको याद करो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ई सेल कैथोड माइनस ई एनोड है। तो आपको है ना दोनों मेटल जो आपने जिंक और कॉपर लिया उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद ही करना पड़ेगा भाई, कोई इलाज नहीं है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको याद करना होगा, वो होता है माइनस का 0.76 वोल्ट। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको याद करना होगा, वो होगा प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है ना, 3-4 वोल्ट होगा। ये चीज आपको क्या है, याद ही करनी पड़ेगी। अब देखो आपने जो सेल बनाया था उस सेल में आपको पता है कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। कैसे पता है कि जिंक को कॉपर आयन में डाला था तो जिंक आयन मिला था और कॉपर मिला था, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, एनोड, और ये कॉपर वाला आपका क्या है, कैथोड, ठीक है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड। तो आपको ई सेल में कैथोड और एनोड की वैल्यू रखनी है। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, यहाँ पे क्या है हमारा, कॉपर है, और ई एनोड हमारा क्या है, जिंक है। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया।
अब इसको सॉल्व करो तो ई सेल इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.34 वोल्ट थी, और माइनस ये वैल्यू कितनी थी माइनस की 0.76 वोल्ट थी। इसको जब सॉल्व करके लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1.1 वोल्ट। मतलब डैनियल सेल के लिए ई सेल इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फिक्स वैल्यू है, वो कितनी है 1.1 वोल्ट। एक तो ये चीज है रट के ही जाओ, 1.1 वोल्ट कैसे आई वो ये बता दिया। फिर भी आप याद रखो कि डैनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट। जैसे आप पेंसिल सेल यूज कर रहे हो, रिमोट वाला सेल यूज कर रहे हो, उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, वो उसका एक स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज निकाल के बताया हुआ है कि इसका 1.5 वोल्ट, मतलब इसका ई सेल की वैल्यू फिक्स है। ऐसे इसकी वैल्यू भी क्या है फिक्स है 1.1 वोल्ट। दूसरी बात ये, जिस सेल के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना जिस सेल के लिए ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब वो पॉजिटिव में आनी चाहिए चाहे कितनी भी आए, पॉजिटिव होगी तो वो सेल स्पॉन्टेनियस कार्य करेगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः कार्य करेगा। आपको सिर्फ उस कुंजी से जो बैटरी लगाई थी उससे एक बार इसे ऑन करना है, फिर ये अपने आप काम करेगा अगर सर्किट कंप्लीट है तो, ठीक है ना। मतलब आपको बाहरी कोई और फोर्स बाद में नहीं लगानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं ई सेल। ई सेल की वैल्यू अगर धनात्मक है तो ये सेल स्वतः कार्य करेगा। ये लाइन इसके नीचे आप नोट्स में लिखोगे, ठीक है, ये चीज होगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि ना आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको उसके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन बता के उसकी ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करूं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो इसीलिए पूछा जाता है। आपको एक इक्वेशन देंगे, पूछेंगे बताओ इन मेटल से बना हुआ सेल स्पॉन्टेनियस कार्य करेगा कि नहीं करेगा, स्वतः कार्य करेगा कि नहीं करेगा, आपको ये बताना है। तो आप पहले उसकी ई सेल की रफ कॉपी में वैल्यू निकाल के देखोगे, अगर पॉजिटिव आ रही है तो स्वतः कार्य करेगा, नहीं आ रही तो नेगेटिव आ रही है तो स्वतः कार्य नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2Ag(Cd+2) कैडमियम है, इससे मिलके बना है 2Ag+ और कैडमियम, ठीक है। हिंदी मीडियम के नोट्स में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी, वो जैसे बच्चों ने नोट्स बनाए हैं तो Ag+2 लिख रखा है तो वो +2 नहीं होगा, प्लस होगा, देख लेना। कल को आप कमेंट करके बोलो सर वहां +2 लिखा है, पहले ही बता रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं, इसमें आपको पहचानना है, आपको ऐसे इक्वेशन मिलेगी, इसमें आपको पहचानना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे Ag इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है क्योंकि इस पे प्लस आ रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कैडमियम का यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। मतलब Ag का ऑक्सीकरण हो रहा है और कैडमियम का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। अब मैं आपसे ये कहूं कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्या है एनोड है, जिसका अपचयन हो रहा है वो क्या है आपका कैथोड है। सेम डैनियल सेल की तरह इसको मान के चलोगे, ठीक है। अब मैंने आपको पहले कहा, जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया, आप पूछेगा इसका ई सेल की वैल्यू निकालो। अब ई सेल की वैल्यू निकालने के लिए आपको Ag की और कैडमियम की वैल्यू पता होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको ये चीज बता दी है कि ये वैल्यू आपको पेपर में लगभग दी जाती है, नहीं भी दी जाती तो मैंने आपको पहले कहा है मैं आपको 4-5 वैल्यू तो याद करवाऊंगा। वो वैल्यू सिर्फ यही है, Ag की वैल्यू होती है 0.80 वोल्ट और ई कैडमियम की वैल्यू ये होती है माइनस की 0.40 वोल्ट, ठीक है ना। ये वैल्यू कहां से आती है ये सारी चीज भी आपको बता दी जाएगी बाद में, इतनी चीज होगी। अब देखो इसमें Ag आपका क्या है एनोड है, ये क्या है आपका कैथोड है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ई सेल की वैल्यू निकालनी है। एक बात और, ई सेल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगाओगे ये भी ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, ये फॉर्मूला जब लगाओगे जब दोनों सेल की सांद्रता कंसंट्रेशन क्या हो समान हो। समान हो का मतलब ZnSO4 की कंसंट्रेशन 1 m और CuSO4 की कंसंट्रेशन 1 m ली है। जब दोनों सेल की कंसंट्रेशन समान होती है तब क्या होता है ये फॉर्मूला लगता है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन अलग होती है तो फॉर्मूला अलग लगता है। पूरा एक टॉपिक है, पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो देखो ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड हो गया। ई कैथोड की आपको वैल्यू देखनी है तो यहाँ देखो कैथोड क्या ये है, माइनस का 0.40 वोल्ट, माइनस का ये आ गया और ये हो गया प्लस का 0.80 वोल्ट, ठीक है। ये चीज आपके सामने आ गई है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने इसको निकालना है तो ये देखो ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये
0.80 वोल्ट है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी प्लस माइनस निकाल के जो भी आप निकालोगे 8 4 12, मतलब माइनस का 1.2 वोल्ट आंसर आएगा। मतलब ये संख्या बड़ी होने पे देख लेना क्या होता है, ठीक है। माइनस की वैल्यू आने पर इसकी ई सेल की वैल्यू माइनस आई है तो ये स्वतः अभिक्रिया नहीं करेगा, मतलब ये सेल स्वतः अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रफ कॉपी में आप ये काम करके देखते हो और सिर्फ आंसर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देना होता है। सिंपल सी ये चीज है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ सेल डायग्राम की, ठीक है। इस वीडियो में दो चीज मैं बताना चाहता था, एक तो ई सेल निकालने का क्वेश्चन जो हो गया है, और एक है सेल डायग्राम। सेल डायग्राम में मैंने आपको क्या कहा था कि देखो सेल डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले साल्ट ब्रिज बनाते हैं 2 लाइन से। इस तरफ आप लिखते हो ऑक्सीडेशन, इस तरफ आप लिखते हो रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आप पहले लिखोगे मेटल, फिर लिखोगे मेटल आयन, ठीक है, फिर उसकी लिखोगे कंसंट्रेशन, फिर कंसंट्रेशन, फिर मेटल आयन, और फिर मेटल सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं डैनियल की बात करूं तो देखो जिंक की रॉड जिंक आयन में चेंज हुई थी, इसकी कंसंट्रेशन थी 1 m, साल्ट ब्रिज ये बनाया। कॉपर की कंसंट्रेशन थी 1 m, कॉपर आयन किस में चेंज हो गया था, कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया था। तो ये आपका क्या बन गया, एक साल्ट सेल डायग्राम बन गया, ठीक है। ऐसे ही ठीक है, ये चीज होगी। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल और करा देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ये एक एग्जांपल करा के बंद करते हैं। तो देखो होगा क्या, होगा सिर्फ इतना ही कि कॉपर ने 2 Ag+ से रिएक्शन करे, कॉपर +2 बन गया और 2 Ag बन गया। यहाँ पे मैंने स्टाइकियोमेट्रिक लगा दिया, रस समीकरण नीति गुणांक लगा दिया। तो देखो यहाँ पे आपको पहचानना है ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, अपचयन किस में हो रहा है। जिस पे प्लस लग गया उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिस पे प्लस हट गया उसका क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। अब मैंने कहा इसका सेल डायग्राम बनाओ, तो सेल डायग्राम बनाने में कलाकारी नहीं है भाई। ये साल्ट ब्रिज बनाया, यहाँ पर ऑक्सीकरण के बारे में लिखना है, यहाँ पे हमको अपचयन के बारे में लिखना है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। तो देखो कॉपर सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, कॉपर एक्वस में चेंज हो रहा है। कंसंट्रेशन नहीं दी गई है तो हमारे को कितनी बोलनी होगी, 1 m बोलनी होगी, 1 m कंसंट्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि Ag+ किस में चेंज हो रहा है, Ag सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये लिखना होगा, ध्यान रखना ये Cu+2 है +2, ये Ag+ है तो Ag+ आएगा। इसका 2 का कहीं पर यूज नहीं होगा सेल डायग्राम में, मतलब सेल डायग्राम में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मितीय गुणांक का उपयोग कहीं पर भी नहीं होगा। आगे बात समझ में, सेल डायग्राम हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो हो गया। नोट्स के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के 1-2 क्वेश्चन और होंगे, वो करके देख लेना। अब मैं बात कर रहा हूँ जो जिंक की वैल्यू -0.76 आई, कॉपर की वैल्यू प्लस की 0.34 वोल्ट आई, Ag की वैल्यू 0.80 वोल्ट आई, और कैडमियम की वैल्यू माइनस की 0.4 वोल्ट आई। तो वो कैसे आई, ठीक है, वो कैसे आई, उसके लिए एक अगला टॉपिक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।